एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? तो ठीक है, एनर्जी के लिए हम लोग En का फॉर्मूला लगा देंगे। एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ है? ये रहा एनर्जी का फॉर्मूला, ये रहा। कितना है एनर्जी का फॉर्मूला? याद आपको? माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यू नो, ठीक है, जूल। चलो, हाइड्रोजन जेड के लिए 1, सेकंड शेल एन के लिए 2, पुट करो। जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का इनटू कर, डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, 1 को छोड़ देंगे, 4 से डिवाइड, 4 5 जा 20 आंसर। चाहो तो पॉइंट को उधर ले जाओगे, 0.5 को 5 बनाया, 10 की एक नेगेटिव पावर बढ़ा दो। अगर मैं कह दूं या क्वेश्चन चेंज कर दूं कि यहां पर He+ के लिए निकालिए, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ He+। He+ मतलब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। बोर मॉडल लगा देंगे। He के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। हीलियम के लिए एटॉम नंबर 2 होता है, और सेकंड शेल तो एन की वैल्यू कितनी? 2 हो गई। तो यहाँ पे जेड भी 2 लिख दो, एन भी 2 लिख दो। चलो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, तो क्या हो गया? जेड को कितना लिख देंगे? 2, और एन को कितना? 2, तो ये तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 2.18 10⁻18 जूल। तब क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर अगर लिथियम आ जाए Li2+, तो जेड के लिए 3 लिख देना, Be3+ आ जाए तो जेड के लिए 4 लिख देना। मेरी बात समझ में आ रही? तो इस टाइप से अपन, इसीलिए मैंने आपको जो है ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं बोलता हूँ कि फाइंड आउट, क्वेश्चन चेंज करता हूँ, चलो क्वेश्चन चेंज करता हूँ, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ Li2+। चलो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। वेलोसिटी निकालना है, शेल कौन सा? सेकंड है, एन की वैल्यू 2 हो गई। लिथियम के लिए जेड कितना होता है? 3 होता है। तो एन और जेड की वैल्यू वेलोसिटी के फॉर्मूले में लिख दीजिए। क्या आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? ये लिखा हुआ है। कितना वेलोसिटी का फॉर्मूला? 2.18 10⁻6 जेड अपॉन एन, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। 2.18 10⁻6 जेड, एटम नंबर 3 एन 2, 3 से इंटू कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? इससे रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आए आप लोग आसानी से कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, वो क्या है? वो ऐसा कुछ बना देता हूं, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का रेशियो बताइए, ठीक है। करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? -2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर जूल, ठीक है। -2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर जूल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट शेल की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एन कितना लिखेंगे? 1। फर्स्ट शेल के लिए एन कितना लिखेंगे? 1। और हाइड्रोजन पे जेड कितना होगा? 1। तो एन भी 1 लिखो, जेड भी 1 लिखो। क्या आंसर आ जाएगा? 2.18 10⁻18 जेड भी 1 और एन भी 1, ठीक है। इक्वेशन 1 भी छोड़ दो उसको। चलो थर्ड शेल में एनर्जी निकालो। तो थर्ड शेल के लिए एन के लिए 3 और हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन पे जेड कितना होता है? 1 होता है। तो एन के लिए 3 और जेड को 1 लिख दो। चलो तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2.18 10⁻18 इंटू जेड, जेड कितना है? 1 और एन कितना है? 3। इसको 1 को 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2,
तो क्या हो जाएगा देखो, 1/2, तो क्या हो जाएगा E1/E3 इजिकल टू 1 कितना बेटा देखो थोड़ा सा, -2.18 10⁻13, Z1 1 छोड़ दो उसको, 3 कितना है -2.18 10⁻13 1/9, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1/9 ऊपर जाए क्या जाएगा 9/1 आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है? ओके, तो इस टाइप से आपको वेलोसिटी का पूछ सकते हैं। चलो एक काम करो, फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड शेल ऑफ He+। हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन और He+ के थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी का रेशियो बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट शेल N1, हाइड्रोजन Z1, वैल्यू पुट कर दी N और Z1, इक्वेशन 1 हो गई। He के थर्ड शेल तो N की वैल्यू 3 और हीलियम तो Z की वैल्यू 2। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो Z कितना बेटा 2 है और N कितना है 3 है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4 था यहाँ पर, तो ऊपर जाके क्या जाएगा 9:4 आंसर। तो इस टाइप से आपको रेडियस का रेशियो पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रेशियो पूछ सकते हैं, एनर्जी का रेशियो पूछ सकते हैं। ये तीनों पॉइंट जो है आपके इन्हीं फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक, बात समझ में आई? तो यहाँ पर अपना बोहर्स मॉडल जो है कंप्लीट होता है, राइट है। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लोग बोहर्स मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, और चूंकि ये जो लेक्चर है ये अधिक समय तक हम लोग जो है इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। क्रैश कोर्स का समय मुश्किल से 30-40 दिन का होता है, और उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो हमें डिस्कस करना होता है, राइट ना। फिर भी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि बोहर मॉडल में जो कुछ कमियाँ रह गई थी, क्योंकि हम आगे क्यों पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उसको पता होना चाहिए। वैसे आप लोगों को पढ़ा हुआ, फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको उसने बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड, स्ट्रक्चर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम, उन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल के लिए जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के अंदर, उसको एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया। ऐसे एटम्स को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो, है ना। बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, मॉलिक्यूल में एटम जुड़े होते हैं, उनकी वजह बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग क्यों होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वीक है, ऐसा क्यों है, उसको एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे। और दूसरा स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, उसके अंदर भी जो है जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है, उसको हमने एनर्जी दी है तो वो लाइट इमिट करेगा, ठीक है। उस लाइट को उन्होंने देखा कि लाइट क्या है, एक बैंड के रूप में है, लेकिन उस सोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, अगर हम लाइट इमिट करने वाला सोर्स है उसके पास मैग्नेट लगा दें, लाइट वाले के सोर्स के बीच में पास में मैग्नेट लगा दें, तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, एक स्पेक्ट्रल लाइन थी, वो स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। एक स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। वाइट सो ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कहीं चेंज हुआ, तो उसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैग्नेट रखने पर स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट होना जीमैन इफेक्ट कहलाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइट के सोर्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो भी जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो कहीं न कहीं न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में क्या होता है, कहीं न कहीं अदर पोजीशंस पॉसिबल हैं, तो उसके ऊपर वर्क चालू हुआ। और वो वर्क जो है हम लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की वजह से। फिर हम लोग उसको आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए,
चलिए तो हम लोग जो है डी ब्रोगली इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट है। तो उन्होंने बोला कि जिस टाइप से लाइट मतलब रेडिएशंस, विजिबल लाइट है या अदर जो है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो लाइट जो है ड्यूअल बिहेवियर शो करती है, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। क्योंकि जो लाइट है, जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उनका जो नेचर है जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है ना। तो उनकी जो इन लाइट की जो इन प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए हम लोग पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों का जो यूज़ करते हैं। तो जो रेडिएशन है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करते हैं। तो ऐसे ही डी ब्रोगली ने बताया कि सब्सटेंस, मैटर, पार्टिकल, क्या पार्टिकल में मास होता है? बोला हाँ, तो मैटर हुआ। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जो है मैटर जो होता है वो भी ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, वो पार्टिकल तो है सही लेकिन वो चल वेव की तरह है। ऐसा जो है डी ब्रोगली ने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वेव की तरह मूव करता है। ठीक है, तो उस वेव की वेवलेंथ जो है h/mv या h/p से हम लोग मेजर करते हैं। p अपना मोमेंटम है, मोमेंटम को मास एंड वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये इसे बोलते हैं अपनी डी ब्रोगली इक्वेशन और इसके ऊपर फॉर्मूला बनता है। ठीक, लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। 2 का इंटू कर लिया 2ke हो जाएगा, दोनों साइड m का इंटू कर लें तो m² v² हो जाएगा। इधर भी m का इंटू, इधर भी m का इंटू, तो 2km हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो रूट ऑफ 2km इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, वैल्यू पुट कर दें mv की, तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2km हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे देंगे आपको, या मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी देते हैं आपको और बोलते कि आप उसकी वेवलेंथ निकालिए, तो निकाल सकते हैं अपन, फॉर्मूला ये है आपका। ठीक है, तो चलो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन। तो ये जो है डी ब्रोगली इक्वेशन जो कि पार्टिकल के वेव नेचर को शो करती है, डी ब्रोगली इक्वेशन जो कि पार्टिकल के वेव नेचर को शो करती है, और उस वेव की वेवलेंथ h/p या वेव की वेवलेंथ h/mv या वेव की वेवलेंथ h/2ke into m इट्स रूट, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, फाइंड वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास 1 किलोग्राम एंड वेलोसिटी 10.6 मीटर। तो वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा इक्वल टू h कितना 6.6 10⁻34, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, कीप इन माइंड जूल इज द MKS सिस्टम। ठीक है, 10⁻34 6.6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मास कितना 1, वेलोसिटी कितना 10.6, सॉल्व कर लो, +6 जाएगा ऊपर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 6.6 10⁻40 मीटर। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। चलिए हम इसी में आगे चलते हैं। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन। तो भैया काम करो, वेलोसिटी का मामला क्या था? चलो हाइड्रोजन के लिए Z कितना लोगे? 1, शेल कौन सा है? 2, वैल्यू पुट करो। Z कितना बेटा? 1, N कितना है? 2, 2 से डिवाइड कर लो। ये क्या वेलोसिटी आ गई? ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लो। फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? mv, वेलोसिटी पता है, h कितना है? 6.6 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31 kg होता है, ठीक है। चलो वेलोसिटी कितनी आई 1.09 10⁻6। चलो -31 और 6 मान का 25, -31 में प्लस का 6 चला जाएगा, -25 प्लस का 25 हो जाएगा, 34 25 प्लस का चला गया तो माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। ये 9 1 जा 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 6 जा 9 7 जा 63 बचा 2। मीटर अप्रोक्स में देख लीजिएगा इंटू डिवाइड करके। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन, उसमें घूमते समय उसकी वेवलेंथ कितनी, वो ऐसे मूव करते हुए वेव की तरह चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, हमें हाइड्रोजन के सेकंड शेल में निकालना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के Z1 होता है, सेकंड शेल N2 होता है, वेलोसिटी निकाली अपनों ने, ठीक। आपको H पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी पता है, सॉल्व कर लो। तो इस टाइप से जो अपनी डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसकी सहायता से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल के अंदर वेवलेंथ निकाल सकते हैं बोर मॉडल का यूज़ करते हुए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे पार्टिकल के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चलता है, हमारा अगला पॉइंट बनता है, वो आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे वेव की तरह मूव कर रहा है, तो फिर हाइजेनबर्ग ने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को आप एक साथ सही से नहीं निकाल सकते, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने बोला कि अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल एक्स ले लें और मोमेंटम में अगर अनसर्टेनिटी डेल पी ले लेते हैं तो ये वैल्यू h/4π से बड़ी या बराबर हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, ठीक है। यहाँ पर डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, दोनों की जो है अनसर्टेनिटी का मल्टीपल h/4π से बड़ा या बराबर होता है। कीप इन माइंड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौन सा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो यहाँ याद रखिएगा ग्रेटर भी आएगा और इक्वल भी आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ये इक्वल दे दिया, बच्चा कंफ्यूज होता है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होता है, जो उन्होंने कह दिया वो वैसा वैसे वर्ड टू वर्ड एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इक्वल ना लगाएं आप लोग, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएं। मोमेंटम क्या होता है, m/v होता है, m डेल्टा v h/4π डेल एक्स, m को चाहो तो नीचे भेज दो, डेल v h/4πm ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये भी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेन प्रिंसिपल ही है, एग्जाम में वेरी करके पूछते हैं लोग कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, उसमें ऐसा आता है, ठीक है। और जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको इक्वल लेके सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन इफ डेल्टा एक्स इज 10⁻10 मीटर फाइंड डेल्टा पी, ठीक। तो डेल्टा एक्स कितना है, फॉर्मूला लिखे आप लोग, सॉल्व करें इसको, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में डेल्टा एक्स दे रखा है, आपको क्या निकालना है, डेल्टा पी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4π, यहाँ पे इक्वल लेके सॉल्व कर लेना। h/4π की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं 5.2 10⁻34 35 वैल्यू पुट कर लो, चलो निकाल लो। h/4π की वैल्यू निकालते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, h/4π
6.6 10^34 h 4 पाई 4 पाई कितना होता है 3.1 4 3 4 या 12 12 पाई या 60 5 सॉरी 5.2 10^35 5.2 10^35 कीप इन माइंड। इसकी वजह डायरेक्ट याद रख लेना, बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने कर लिया ऐसा, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। चलो डेल एक्स कितना है 10⁻⁻6, इसको नीचे ले जाओ, -6 ऊपर जाएगा या +6 हो जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा 29। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी मींस किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा ही पूछ लेते हैं। कैसा पूछ लेते हैं थोड़ा सा देखिए आप, कि एक आध बार पूछा है क्वेश्चन कि अगर डेल एक्स 0 हो, अगर ये 0 है इसको नीचे ले जाओ तो डेल पी क्या होगा, अपान में 0 वाले क्या होगा इन्फिनिटी होगा। तो ये आपका क्या एक पॉइंट हो गया कि अगर डेल एक्स 0 हो तो डेल पी क्या होगा इन्फिनिटी। और अगर डेल पी अगर 0 हो, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी अगर 0 हो तो डेल एक्स क्या होगा इन्फिनिटी होगा। अगर मैं कह दूं कि डेल पी अगर इन्फिनिटी है तो डेल एक्स क्या होगा तो 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है। तो यहाँ पर ये अपना जो है अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो चुका है, और हम लोग अब जो है क्वांटम नंबर्स वगैरह पे चलेंगे, ऑर्बिटल ऑर्बिट वगैरह पे चलेंगे। ठीक है, चलिए।